चुनाव आयोग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि वो जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं लाभार्थी को, उन पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाए। दरअसल टीएमसी की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छापी जा रही है, जो कि एक प्रचार है। ऐसे में चुनाव आयोग ने अब ये स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो सर्टिफिकेट्स पे से तस्वीरों को हटाए, खासतौर से 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, वहां पर इस तरह के सर्टिफिकेट्स का वितरण न किया जाए। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर टीएमसी ने आपत्ति जताई थी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज मुख्तार अंसारी के अवैध रूप से बनाए गए रानी सल्तनत प्लाजा के 4th फ्लोर को जो है आज तोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी जो है मुख्तार अंसारी का डालीबाग में जो है अवैध जो बिल्डिंग थी उसको गिराया गया था। आज सुबह सुबह एलडीए का प्रवर्तन दस्ता और जॉइंट सेक्रेटरी ऋतु सुहास की अगुवाई में यहाँ पे पहुँचा था और पीएससी और पुलिस फोर्स के साथ में यहाँ पहुँचा, जिसके बाद जो है ये अवैध जो 4th फ्लोर है रानी सल्तनत प्लाजा को, इसको जो है तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस 4th फ्लोर पर जो है लेबर लगा करके उसको हथौड़ों के साथ में तोड़ा जा रहा है। छत को पूरी तरह से गिराया जा चुका है और अब इसके बाद जो है इसकी दीवारों को भी गिराया जाएगा। तो यानी कि जोन 6 में लगातार जो है बड़े बड़े अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। इससे पहले ड्रैगन मार्ट जो जोन 6 में ही आता है उसको भी गिराया गया था और मुख्तार अंसारी के जो है इससे पहले जो डालीबाग में एक अवैध निर्माण था उसको भी गिराया गया था। लगातार जो है जोन 6 जो है बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है। एलडीए का प्रवर्तन दस्ता सुबह पहुँचा था और एक बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में अंकुश जायसवाल, जेके न्यूज़, लखनऊ। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों ने अब अपनी रणनीति बदलना भी शुरू कर दी है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसान अपना दम दिखा रहे हैं और आज करीब 5 घंटे के लिए वहां वाहनों को रोका जा रहा है और चक्का जाम है। लेकिन कुछ इमरजेंसी वाले जो वाहन होंगे उनको नहीं रोका जाएगा, उनको रास्ता दिया जाएगा। इसके अलावा कल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कर्नाटका में एमएसपी अभियान भी शुरू किया गया है और आज के एमपी एक्सप्रेस पर चक्का जाम। इसके अलावा 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को आगे लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है 12 मार्च को कोलकाता के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा एक रैली करने वाला है, जिसमें साफ तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जो कैंडिडेट मैदान में हैं उनको वोट दें और बीजेपी कैंडिडेट को हराएं। अब देखें, सर्दी से शुरू हुआ यह आंदोलन गर्मी में पहुंच गया है और किसान अभी तक दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके अब अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रहा है, क्योंकि न सरकार की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया गया है और ना ही सरकार की तरफ किसानों की तरफ से 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता नज़र नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन अभी तक वो कॉल भी नहीं आई है। वीडियो जर्नलिस्ट धनंजय के साथ हैदर अली, जेके 24/7 न्यूज़, गाजीपुर बोर्डर। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और आंकड़े जो हैं वो देश भर में पिछले 24 घंटों में 17,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण है एक बार अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहां पर 10,000 से ऊपर के आंकड़े निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार कोरोना संक्रमण अपने रिपीटेशन मोड में दिखाई दे रहा है। वहीं बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी जो कोरोना का संक्रमण है वो पिछले 24 घंटों में 300 से ऊपर के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो मौतों की संख्या है महाराष्ट्र में 40 से अधिक लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई और दिल्ली में भी 1 या 2 लोगों की मौत रोज कोरोना के संक्रमण से होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लगातार तमाम जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका यही कहना है कि अब फिर से एक बार एहतियात बरतना होगा और कोरोना को लेकर जितना लोग एहतियात बरत नहीं रहे थे, कोरोना को लेकर लोग जितना सजग थे पहले, अब उतना सजग नहीं है। एक बार फिर से सजगता बरतनी होगी, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन को दोबारा जीवंत करना होगा। शायद तभी फिर से दोबारा कोरोना संक्रमण पर एक बार रोकथाम लगाने में सफलता हासिल हो सकेगी और इन बढ़ते हुए आंकड़ों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। वीडियो राहुल के साथ केशव मोहन मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बढ़ती देश विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर जल्द ही एटीएस की यूनिट वहां पर स्थापित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की 2 टीमें इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बीते 2 महीने से सक्रिय हैं और उनको वहां पर कुछ इनपुट्स भी मिले हैं। दरअसल इंडिया नेपाल बॉर्डर हमेशा से ही स्थानीय अपराधियों के साथ साथ देश विरोधी तत्वों के पनाह का स्थान और घुसपैठ का जरिया रहा है।
एटीएस को लगातार ऐसी संदिग्ध गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही हैं। इस वजह से एटीएस मुख्यालय में एक टीम को इंडिया नेपाल बॉर्डर पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है। आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन और जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए एटीएस की यूनिट स्थापित होने से सीमा की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें, पड़ताल के माध्यम से ये भी पुष्टि हुई है, देश में अवैध तरीके से लोग और अन्य चीज़ें प्रवेश करने की प्रक्रिया इसी बॉर्डर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने अस्थायी एक कार्यालय भी बॉर्डर से सटे जिले में बना लिया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, ये टीमें पिछले कुछ समय से लगातार होने वाली गतिविधियों को लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। जेके 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली में एक नया एजुकेशन बोर्ड लाने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि उन्होंने शिक्षा पर जो बजट है, कुल बजट का 25% खर्च किया है और जो अध्यापक हैं उनको विदेशों से भी ट्रेनिंग दिलवाई गई है। इससे पहले भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री हैं, लगातार दिल्ली की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर तमाम बातें बोलते रहे और दूसरे राज्यों को चैलेंज भी करते रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को लेकर उन्होंने तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जमकर तारीफें भी करी थी। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से नया एजुकेशन बोर्ड जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ला रही है, कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे। दरअसल अभी तक दिल्ली के स्कूल सीधे तौर पर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड यानी कि सीबीएसई से जुड़े हुए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जब दिल्ली का नए बोर्ड बनाने का फैसला लिया है, ये फैसला कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार सक्रिय होती नजर आ रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आने वाली 7 मार्च को रैली भी करने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल जिस रैली को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे, उस रैली में मंच पर मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आ सकते हैं और खबर यह है कि औपचारिक तौर पर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। आपको याद होगा, हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद ही कयास ये लगाए जाने लगे थे कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ये देखना होगा कि बीजेपी में अगर मिथुन चक्रवर्ती आते हैं तो बीजेपी को किस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में फायदा पहुंचता है। कैमरामैन बलदेव सिंह के साथ मैं अब्दुल नबी हसन, जेके 24/7 न्यूज़। पंजाब कैबिनेट की एक आम बैठक 8 मार्च यानी सोमवार को पंजाब के मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर होने जा रही है। प्रमुख सचिवालय के अंदर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। सुबह 9 बजे ये अहम बैठक होगी और इस बैठक के अंदर सभी कैबिनेट मंत्री खुद उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक के दौरान पंजाब के अंदर पेश होने वाले आम बजट की मंजूरी दे सकते हैं, क्योंकि 8 मार्च यानी सोमवार को ही पंजाब विधानसभा के अंदर सुबह 11 बजे पंजाब के जो वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हैं वो पंजाब का बजट पेश करने के लिए पहुंचेंगे और 11 बजे से वो बजट की घोषणाओं को पढ़ना शुरू कर देंगे। पंजाब सरकार पिछले 4 साल से सत्ता में है, तो ऐसे में ये आखिरी पूर्ण बजट पंजाब सरकार का है और माना जा रहा है कि आम जनता को खुश करने के लिए पंजाब सरकार ने जो वादे 2017 के अंदर किए थे और जो वादे पूरे अभी तक नहीं हो पाए, उन सभी वादों से संबंधित घोषणाएं इस बजट के अंदर हो सकती हैं। फिलहाल पंजाब के लोगों को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। कैमरामैन मोहन के साथ में नवदीप छाबड़ा, जेके 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। गैरसैंण में जल्द ही विकास की गंगा बहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उन्होंने कहा है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण शहर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही गैरसैंण में चाय विकास बोर्ड का कार्यालय, डीआईजी कार्यालय, आईजी कार्यालय और इसके साथ ही कमिश्नर का कार्यालय भी स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था के लिए कोई कंपनी अगर आना चाहेगी तो ऐसी कंपनियों के लिए 50-50 लाख की व्यवस्था भी अलग से की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है और इसका विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के इस कदम से सियासी जगत में एक हलचल देखी जा रही है। गैरसैंण एक बेहद भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है और सभी राजनीतिक दलों का ये प्रयास रहता है उत्तराखंड में कि इस पर वो माइलेज लें। लेकिन पिछले साल के बजट सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके जो माइलेज लिया था उस पॉलिटिकल माइलेज को कमिश्नरी घोषित करके और स्पीड दे दी है। सियासी हलके में अब इस मुख्यमंत्री के कदम की काट ढूंढी जा रही है। फिलहाल तो इसका पूरा सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव सर पे है, इसको देखते हुए सियासी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से दिनेश साहब। नए कृषि बिल कानून के विरोध में खाप चौधरियों की बैठक हो रही है। खाप चौधरियों की बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल हुए और अखिलेश यादव ने साफ तौर पे नए कृषि बिल कानून के विरोध में खाप चौधरियों की राय जानी। खाप चौधरियों की इस बैठक में साफ तौर पे समस्त चौधरियों ने एक सुर में इस बिल का विरोध किया। साथ ही साथ किसान संगठनों का भी सहयोग करते हुए खाप चौधरियों की इस बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सभी के साथ है और साथ ही इस कृषि बिल का विरोध भी करती है। लेकिन आज खाप चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने पहुंचे और योगी आदित्यनाथ से मिलकर कृषि बिल के खिलाफ, कृषि बिल को लेकर के बातचीत भी करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास में खाप चौधरियों से बैठक करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव स्वयं खाप चौधरियों की इस बैठक में शामिल होने गए और इस बैठक के दौरान उन्होंने कृषि बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी को उनके साथ बताया। कैमरा पर्सन रियाज के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़। ईसाई धर्म के दुनिया के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाने वाले पोप फ्रांसिस शुक्रवार को इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे। पोप फ्रांसिस का इराक का यह दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि यहां पोप फ्रांसिस इराक, जो कि अब तक साफ तौर पर युद्ध से ग्रसित राज्य था, युद्ध से ग्रसित देश था, वहां पर ईसाई समुदाय पर ढाए गए जुल्म के बाद पोप फ्रांसिस अपने इस दौरे में सभी धर्मों को एक साथ रहने की, सभी धर्म के सद्भाव का संदेश देने के लिए बगदाद पहुंचे हैं। पोप फ्रांसिस के इस इराक दौरे से इराक में रह रहे ईसाई धर्म के लोग काफी उत्साहित हैं और साफ तौर पर वो एक बार पोप फ्रांसिस की झलक पाने के लिए इराक में जहां वो मौजूद हैं उस जगह पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ राजधानी बगदाद के चारों ओर वेटिकन सिटी का झंडा लगाया गया है जहां पर पोप फ्रांसिस जो है वो रहते हैं। इसी के साथ ही साथ अगले आने वाले कुछ दिनों में पोप फ्रांसिस जब तक इराक में रहेंगे वो इराक के सभी स्थलों का जायजा करते हुए शांति का संदेश देते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। पोप फ्रांसिस का ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इराक में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में ईसाई धर्म के लोगों की संख्या घटी है और ISIS के लड़ाकों ने ईसाइयों को प्रताड़ित किया है, उसके अनुरूप पोप फ्रांसिस अपने इस दौरे से इराक में शांति का संदेश देते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन बलदेव निगी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK24/7। हरियाणा में भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार ने 75% प्राइवेट नौकरी में आरक्षण करके हरियाणा वासियों को सौगात दी है, जिसके बाद हरियाणा वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं पर प्राइवेट कंपनी के मालिक चिंतित और अचरज में हैं। उनका कहना है कि या तो अब उनको गुरुग्राम और हरियाणा से बाहर जाकर के अपनी कंपनियों का संचालन करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर सरकार ने 75% हरियाणा वासियों के लिए नौकरी का आरक्षण किया है। इसके बाद विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है। विपक्ष का कहना है कि किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए हरियाणा सरकार ने ये नया पैंतरा चला है। तो वहीं पर सरकार का ये कहना है कि ये चीज़ उनके मैनिफेस्टो में थी जो उन्होंने चुनाव से पहले ही जारी कर दी थी। जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें ये इस बात को कहा गया था कि अगर हरियाणा में जसपा और भाजपा की सरकार आती है तो 75% आरक्षण युवाओं को और हरियाणा वासियों को दिया जाएगा। कैमरामैन विनय के साथ कपिल गौड़, JK24 न्यूज़, गुरुग्राम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज़ के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।